सो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी जो कि आपको फिजिक्स पढ़ाती हैं और आप सभी का स्वागत है स्टेप अप एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया है, बुक में दिए हुए इंटेक्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी कर लिया है, तो जिसे आप बिल्कुल भी देखना ना भूलें। एग्जाम्स हैं तो वन शॉट, सुपर क्विक और सारे पीवाईक्यू, असर्शन, रीजन टाइप, सीबीएसई केस बेस्ड टाइप क्वेश्चन, जितनी भी चीज़ें होती है ना, सब कुछ कंप्लीटेड है। तो एक बार ज़रूर देखिए, नया नया चैनल है, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था बच्चों कि द ह्यूमन आई कैन फोकस एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेज बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। दिस इज ड्यू टू विच। तो मतलब क्या कहते हैं इसे? आप सिंपल सी बात को समझिए, इनकी भावनाओं को जरा समझिए कि क्या पूछना चाह रहे हैं। हमारी आंखों में फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट बहुत प्रॉपर तरीके से हो सकता है, क्योंकि अगर हम किसी नॉर्मल लेंस को लेते हैं तो वो या तो दूर का दिखता है या पास का दिखता है, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ फिक्स होती है। लेकिन हमारी आंखें दूर का, पास का, बहुत पास का, बहुत दूर का थोड़ा बहुत देख पाती है, देख लेती है अच्छे से। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि हमारी आंखों की फोकल लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ के इस एडजस्टमेंट को क्या कहा जाता है? क्या उसे प्रेसबायोपिया कहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रेसबायोपिया का मतलब होता है डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसके कारण हम ना तो दूर का ना पास का क्लियरली देख पाते हैं। इसके बाद नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है? तो नियर साइटेडनेस जिसको पास का दिखाई दे रहा है और दूर का नहीं, तो इसका मतलब उसकी साइट कैसी है? नियर की है, इसलिए नियर साइटेडनेस। और अगर आपको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि दूर का दिखाई दे रहा है, पास का नहीं दिखाई देता, तो उसकी साइड कैसी होगी? उसकी होगी फार साइड, तो फार साइटेडनेस। तो सही आंसर क्या होगा? अकोमोडेशन। यस, पावर ऑफ अकोमोडेशन का मतलब होता है कि जिसमें हमारी आंखें फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, या सिंपल अकोमोडेशन भी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और दूसरा क्वेश्चन आप अपनी बुक में भी देख रहे होंगे और यहाँ भी देख रहे होंगे। आपसे पूछा है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट। अब हमारी आंखों में लगा होता है लेंस। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज को बनाता है, और रियल इमेज कहाँ मिलती है? आपको किसी स्क्रीन पर मिलती है। तो हमारी आंखों की स्क्रीन क्या होती है? क्या आइरिस होती? नहीं। आइरिस तो हमारा वो पोर्शन है जो कि प्यूपिल के साइज को बड़ा या छोटा करता है। प्यूपिल क्या है? प्यूपिल है जिसमें से लाइट अंदर जाती है, हमारी आंखों में पहुंचती है। रेटिना और कॉर्निया। तो कॉर्निया आपका कौन सा पोर्शन होता है? तो कॉर्निया इज द ट्रांसपेरेंट पोर्शन जो कि आपके आइरिस के ऊपर लगा होता है। सबसे पहले कॉर्निया होता है। रेटिना जो है आपकी आंखों की एक वो स्क्रीन होती है जिस पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? रेटिना। बहुत अच्छे से अगर देखना है तो वीडियो को ज़रूर देखना बच्चों। एक एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी उसकी अलग से बनी हुई है। एक बार देखो, बहुत अच्छे से उसमें इमेजिन करके आप देख सकते हो। आगे चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद अ नॉर्मल विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब कि लीस्ट डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कितना पास का हमारी आंखें देख सकती है, जिसके बाद मतलब अगर आप आंखों के आसपास कोई चीज़ों को लाओगे तो वो धुंधला उसे कर देगी। बहुत प्रॉपर तरीके से हमें कहाँ दिख सकता है, कितनी डिस्टेंस पर दिख सकता है, वो क्या है, इसमें आपसे ये पूछा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होता है बच्चों? 25 सेंटीमीटर जो है वो हमारा लीस्ट डिस्टेंस होता है। मतलब कि 25 सेंटीमीटर पर हम ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ दिक्कत है, हमारी आंखों को हमें एक बार चेक कराना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। हमारी आंखों में जो फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट होता है या फिर फोकल लेंथ जो चेंज होती है वो कौन करता है? प्यूपिल, रेटिना, सीलियरी मसल या आइरिस? तो इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन सीलियरी मसल्स के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया। सिलेरी मसल्स वो चीज़ होती हैं जो इस तरह से लेंस को जकड़ी हुई रहती हैं। जकड़ी मतलब कि फ्लेक्सिबल रहती हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके लेंस के साइज़ को वो छोटा या मतलब थिन या फिर थिक करती हैं। ठीक है, और इस तरह से जब थिन और थिक लेंस होता है तो उसका फोकल लेंथ का एडजस्टमेंट भी हो जाता है। तो सही ऑप्शन है सीलियरी बॉडी या फिर सीलियरी मसल्स। नाउ नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे। अ पर्सन, सॉरी ना, मुझे थोड़ी सी हल्की हल्की खांसी हो रही है तो उसको थोड़ा सा आप कंसिडर अगर करें तो अच्छी बात है।
तो अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायप्टर। अब देखिए यहाँ पे पावर कितनी दी हुई है, -5.5 डायप्टर की पावर का एक लेंस दिया हुआ है, उसको दिया गया है फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन, अपने विजन को ठीक करने के लिए। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायप्टर। अब देखिए उसको जब दूर का मतलब कि ही नीड्स अ लेंस ऑफ 1+1.5 डायप्टर। अब उसके नियर विजन को करेक्ट करने के लिए कितने का लेंस लगाया हमने, दूसरे के लिए जो लेंस है वो है 1.5 डायप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द डिस्टेंट विजन एंड द नियर विजन। अब डिस्टेंट विजन का मतलब क्या होता है कि भैया उसकी जो आंखें हैं वो क्या कर रही होंगी, उसकी आंखों का डिस्टिंक्ट विजन है, मतलब कि दूर का तो देख पा रही है, नियर उसको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे उसे क्या है, यहाँ पर है उसे हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर उसको है मायोपिया, क्योंकि उसका डिस्टिंक्ट विजन क्या है, देखो फॉर करेक्टिंग द डिस्टिंक्ट विजन, दूर के विजन को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो भैया यहाँ पर उसको प्रॉब्लम थी मायोपिया की। तो मायोपिया के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है बच्चों, थोड़ा कंसिडर कर लेना है ना, तो कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। और अगर आपको नियर विजन है तो नियर विजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नियर विजन के लिए सुधारने के लिए मुझे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को क्या है या आदमी जो भी है वो बहुत हाइपर होता है, वो हाइपर मेट्रोपिया है उसे, ठीक है। तो हाइपर मेट्रोपिया के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। अब भाई फोकल लेंथ क्या होना चाहिए इसके लिए, लेंस के लिए, तो देखिए पावर आपको दी हुई है, पावर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है कि P इक्वल्स टू होता है 1/f, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/P हो जाएगा। और यहाँ से हम पावर निकाल लेंगे, क्योंकि फोकल लेंथ निकाल लेंगे तो हो जाएगा -5.5, और फोकल लेंथ मीटर में होगी, और दूसरी फोकल लेंथ जो होगी जो कि आपके नियर साइटेडनेस के लिए हो रही है वो हो जाएगी 1.5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से बस हमें दो ही चीज़ें करनी थी कि यहाँ पर पावर बतानी, फोकल लेंथ निकाल के बतानी थी, तो हमने यहाँ पर फोकल लेंथ निकाल ली ठीक है, जो कि आ रही है 18.2 सेंटीमीटर में इन्होंने कन्वर्ट किया। आप अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन, अब देखो वो बहुत ईजी क्वेश्चन था, वो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, मतलब इसमें आपको क्या करना था, पावर दी हुई है, फोकल लेंथ निकालना थी, तो आंख बंद करके बस 1/f लिख देना है, 1/f इक्वल्स टू P रिलेशन का यूज़ करना, वहाँ से आपकी फोकल लेंथ आ जाएगी। अब आता है क्वेश्चन थोड़ा सा सोचने वाला, दिमाग वाला। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। अब एक आदमी है जिसका फार पॉइंट है 80 सेंटीमीटर। What is the nature and power of lens required to correct the problem? अब भाई किसी का भी 80 सेंटीमीटर अगर फार पॉइंट है, इसका मतलब कि 80 सेंटीमीटर के बाद का उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब पर्सन को क्या है, मायोपिया है, पहली बात, ठीक है। अब इस मायोपिया में उसको क्या हो रहा है, 80 सेंटीमीटर तक का उसको दिखाई दे रहा है। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर, मतलब कि सबसे दूर का जो उसको दिखाई देता है वो कितना है, 80 सेंटीमीटर। अब उसको क्या करना है कि भैया 80 सेंटीमीटर की बाद की दुनिया भी तो देखनी है, तो उसके लिए उसको एक लेंस लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि उसको मायोपिया है इसलिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे, उसे कॉनकेव लेंस लगाएंगे। अब कितना फोकल लेंथ हो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस 1/u होता है। अब यहाँ पे आपको v की वैल्यू और u की वैल्यू निकालनी है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर तक का देख रहा है, मतलब कि कोई भी लेंस ऐसा लगाना पड़ेगा जो 80 सेंटीमीटर के बाद अगर इन्फिनिटी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कहाँ बनाए, 80 सेंटीमीटर पर बनाए। तो यहाँ से v हो जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर, u है इन्फिनिटी। अब क्योंकि कॉनकेव लेंस हम यूज़ कर रहे हैं और कॉनकेव लेंस के केस में आपका v और इन्फिनिटी दोनों कहाँ होते हैं, दोनों कहाँ बनते हैं बच्चों, ये आपके इस तरफ बनते हैं, मतलब लेफ्ट साइड पर बनते हैं इमेज और उसका इमेज आपका ऑब्जेक्ट क्योंकि यहाँ इस साइड रहेगा तो हम इसको माइनस लेंगे, और इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो इसकी इमेज भी हमें हमेशा किस साइड मिलेगी, सारा इसका जो क्योंकि यहाँ पर जितनी भी रेज आती है वो तो डाइवर्ज हो जाती है, तो हम इन्हें वर्चुअली इस तरफ मिलाते हैं तो लेफ्ट साइड पर बनेगी, इसलिए हम इसकी v की वैल्यू को भी क्या लेंगे, माइनस लेंगे। और ये कौन सा रूल लगाया मैंने, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल। तो ये -80 सेंटीमीटर आपको v मिल गया, तो 1/f = क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, तो 1/v
v की जगह क्या लिख देना बच्चों, -80, और u की जगह क्या लिख दोगे, इन्फिनिटी। बस यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो -1/80 तो ठीक है, 1/∞ होता है 0, तो आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो हमारी जो f की वैल्यू आ रही है वो -80 सेंटीमीटर आ रही है। कैसे आ रही है मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर हमने लिखा 1/f इक्वल्स टू कितना, 1/80, ठीक है। तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। अब ये सब किस में है, तो भैया हमें यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो ये सेंटीमीटर में है। अब आपको पावर निकालनी थी तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 1/f। लेकिन अगर आपको डायप्टर में चेंज करना है तो इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर मीटर में चेंज किया, 100/180 किया, तो ये आ जाएगा आपके पावर -1.25, और लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो चलो, ये क्वेश्चन तो यहाँ पर बहुत इजी सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। जो बातें ध्यान में रखनी थी वो मैंने बता दी। कैलकुलेशन कैसे करनी है यहाँ पर हमने आपको समझा दिया कि फोकल लेंथ कैसे आई है, तो ये हमें समझ में आ गया। चलिए, अब इसके बाद चलेंगे हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपोमेट्रिक आई इज 1 मीटर. What is the power of lens required to correct the defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर देखिए क्या है कि आपको एक डायग्राम बना के बताना है कि अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो उसे करेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो आपको डायग्राम बच्चों कैसा बनाना है, आप कुछ नहीं, अपनी आई बनाइए, ठीक है, कुछ इस तरह से। और आई बनाने के लिए क्या करना है, ऐसी आई बनाना है, ठीक है। ये रहा आपका आंखों का लेंस, ये रही आपकी सिलियरी बॉडी। अब आपको यहाँ पर क्या बताना है कि पहले तो आप ये बताइए कि जो फार पॉइंट है वो कहाँ बन रहा है। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का फार पॉइंट कहाँ बनेगा बच्चों, आपका जो इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के पीछे। इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करने के लिए हम एक लेंस लगाएंगे, और वो लेंस कौन सा होगा, तो आपको यहाँ पर बता देना है कि आप यहाँ पर लेंस का यूज़ करोगे। तो ये जो लेंस आपका बनेगा वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो हमने यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगाया। अब कॉन्वेक्स लेंस के लिए आप मान लीजिए कि मैं इसी आई में आपको बना करके बताती हूँ। तो इसका डायग्राम अब कुछ किस तरह से हो जाएगा, पहले आपने जो डिफेक्ट वाला डायग्राम था वो बनाया, इसके बाद ये डायग्राम बनाइए, थोड़ा सा ठीक है। ये आपकी आंखों का लेंस, ये सिलियरी बॉडी, ठीक है, और यहाँ पर हमने लेंस बना दिया। अब मान लीजिए कि आपका जो विजन है वो यहाँ है, लेकिन आपको कितना चाहिए, यहाँ चाहिए है 25 सेंटीमीटर पर चाहिए है। तो आप पहले क्या करेंगे, इस तरह से आपको व्यू बनाना है अपना, ठीक है, कि हमने एक कॉनकेव लेंस बनाया है तो जिससे इमेज का फॉर्मेशन होगा यहाँ, और इमेज आपकी कहाँ बनेगी, अब रेटिना पर। अगर आप इसका और प्रॉपर डायग्राम देखना चाहते हैं तो इस तरह से आपको इसका डायग्राम क्लियरली बनाना है, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ बनेगा, और ये इस तरह से जो लेंस है वो कहाँ बना देगा, ओ पर बना देगा। तो देखो, क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आ जाएगा कि इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है, और मुझे उसको लेकर के कहाँ आना है, मुझे उसकी इमेज कहाँ बनानी है, मुझे उसकी इमेज बनानी है 25 सेंटीमीटर पर। क्लियर है, क्योंकि मुझे पास में देखना है चीज़ें। तो मुझे अगर 25 सेंटीमीटर का नहीं दिख रहा है, 1 मीटर से दिखना चालू होता है, तो 1 मीटर के बाद का, 1 मीटर के पहले का देखने के लिए मुझे क्या करना है, एक लेंस लगाना है जो कि दूर की चीज़ों को मतलब कि जो भी पास की चीज़ें हैं उसे कहाँ बना दे, सॉरी मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, जो भी पास की चीज़ें हैं उसको 1 मीटर पर बना दे। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी बच्चों इस केस में, 25 सेंटीमीटर, और इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, 1 मीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस। तो इसके लिए हम अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वही 1/f = 1/v - 1/u, ताकि फोकल लेंथ मिल जाए, और जब फोकल लेंथ मिलेगी तो हम यहाँ से पावर निकाल लेंगे। तो v और u का हमें पता करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ होना, इमेज कहाँ बननी चाहिए, 1 मीटर पर बनने चाहिए। तो v की वैल्यू क्या होगी, 1 मीटर, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा आपका, क्योंकि पास का बनाना है तो यहाँ पर हमने 25 सेंटीमीटर लिया, क्योंकि अज्यूम नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। तो हम मान लेते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है तो हम एक लेंस लगाएंगे जो कि 1 मीटर पर उसकी इमेज बनाए, ताकि वो हमें दिखाई दे जाए। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 मीटर, जिसको आप 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और u की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 25 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा। और क्योंकि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज
दोनों को हमें क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर वैल्यू को रखा, तो ये हो गया -1/-100 एंड दिस इज 1/-25। तो आपका आंसर जो है वो 33.3 सेंटीमीटर आएगा। और आपकी फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की, क्योंकि वो पॉजिटिव है, वो किस साइड पर बनती है, वो आपके राइट साइड पर बनती है, इसलिए यहाँ से हमारी जो फोकल लेंथ है वो 33.3 सेंटीमीटर आएगी। मतलब कि पावर कितना हो जाएगा, 3 डायप्टर की पावर, हमें उतने पावर का लेंस हमें यूज़ करना है। ठीक है, चलो। तो why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer to 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर के पहले के ऑब्जेक्ट हम क्लियरली क्यों नहीं देख पाते हैं। अ नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट कैप्ट एट वेरियस डिस्टेंस क्लियरली ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर बिकॉज द सिलियरी मसल्स आर अनेबल टू कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर द सर्टेन लिमिट। हमारी आंखों का पूरा एडजस्टमेंट हमारी सिलियरी मसल्स करती हैं। तो सिलियरी मसल्स अगर फोकल लेंथ को इंक्रीज करेंगी, डिक्रीज करेंगी, तो हम दूर का और पास का देख पाते हैं। लेकिन हमारी सिलियरी मसल्स की भी कुछ लिमिट्स हैं। अगर हमें हमारी सिलियरी मसल्स बहुत कैपेबल होती तो हम तो पूरा ही ऊपर स्पेस का भी देख चुके होते। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। इसी तरीके से हमारी सिलियरी मसल्स की, हमारी आंखों की लेंस की भी एक लिमिटेशन है कि जो इतनी फोकल लेंथ का ही देख पाएगा। तो पास की जो हमारी लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, मतलब कि उससे ज़्यादा हमारी सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण हम 25 सेंटीमीटर से कम के डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। हैज़ द ऑब्जेक्ट क्लोजर दैन 25 सेंटीमीटर अपीयर ब्लर बिकॉज लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मीट बियॉन्ड द रेटिना। क्योंकि इतने पास के ऑब्जेक्ट में क्या होती हैं, अगर 25 सेंटीमीटर से और पास ऑब्जेक्ट रख दोगे तो उससे आने वाली लाइट रे जब हमारी कॉन्वेक्स लेंस पर मिलेगी तो लेंस उसे रेटिना के पीछे फोकस करता है, जिसकी वजह से वो हमें क्लियरली नहीं दिखाई पड़ती हैं। ब्रेन को क्योंकि कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रेन किस सिग्नल को लेता है, जो कि रेटिना पर बनता है, क्योंकि रेटिना के ऊपर ही सारी सेल्स होती हैं जो कि इन सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुँचाती हैं। Now, what happened to the image distance in the eye when we increases the distance of an object from the eye? अभी अगर आप मेरे सामने खड़े हुए हैं तो आप मेरी रेटिना पर वैसे ही मुझे दिखाई दे रहे होंगे। आप और दूर चले गए मुझे फिर भी दिखाई दे रहे हो, आप और दूर चले गए मुझे फिर भी दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इमेज तो हमेशा आई रेटिना पर ही बनाएगी। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी अगर आप बढ़ाते जाते हो तो आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि रेटिना के आगे पीछे बनने लग जाए, वो तो डिफेक्ट होगा तो बनेगी, एल्स आपकी जो इमेज है वो रेटिना पर ही बनेगी। ओके, so there is no change to the image distance in the eye when we increases the distance of an object from the eye. The image is always formed in the retina of our eye. हमारी आंखों के रेटिना पर ही हमेशा इमेज बनेगी। Why do stars twinkle? Very very common question, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ट्विंकल क्यों करते हैं। Why this twinkle twinkle little star? इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो स्टार्स हैं वो स्पेस में कहीं हैं। अब स्पेस में तो कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अब जैसे ही आप अर्थ की बात करते हो तो वहाँ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर मतलब कि देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन आवर प्लैनेट। तो ये गैसेस का मिक्सचर हमेशा एक जैसा नहीं होता, कहीं बहुत डेंस है, कहीं रेयर है। तो क्या होता है कि जैसे 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 ये नीचे आती है, डेंसर 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 मीडियम में एंटर करती जाती है लाइट, जिसकी वजह से क्या होता है, तो जिसकी वजह से होता है रिफ्रैक्शन। क्योंकि हमने पढ़ा था कि लाइट जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसमें वो अपने पाथ से डिविएट हो जाती है। तो यही यहाँ पर भी यही होता है कि जब यहाँ पर स्टार होता है तो इसकी लाइट को इतने सारे डेंसर मीडियम्स को कवर करना होता है। तो जब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, और ये जो मीडियम है ना डेंसर मीडियम, ये रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर होता रहता है। तो ये जो लाइट है उसको ना ट्रेवल करना पड़ता है, ये जिग जैग सा ट्रेवल करती है। और जब हमारी आंखों में पहुँचती है तो कभी हमें यहाँ पे दिखाई देती, कभी यहाँ से दिखाई देगी, कभी यहाँ। तो इस वजह से हमें वो स्टार जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखते हैं। तो इसका सिंपल सा रीजन है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल, मतलब कि ट्विंकल करते हुए हमें दिखाई देते हैं। द स्टार ट्विंकल एट नाइट बिकॉज द स्टार लाइट रीचिंग आवर आईज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस कंटिन्यूसली टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्टार से आने वाली लाइट जो है वो बढ़ती है, घटती है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाता है। एंड व्हेन स्टार लाइट रीचिंग our eye increases, when starlight reaching our eye increases, the star look bright, and when the starlight reaching our eye decreases it appears dim. तो कभी कभी अब ट्विंकल क्यों होते हैं कोई भी चीज़। अब देखो ट्विंकल का मतलब क्या होता है, लाइट का बंद चालू होना। अगर दूर से आपके घर पे छत पे खड़े होकर कोई लाइट को बंद चालू करे तो वो ट्विंकल करता हुआ ही नजर आएगा आपको। ट्विंकल मतलब कि जलना बुझना, जलना बुझना, ठीक है।
तो स्टार्स भी, इसमें भी क्या होता है कि जब लाइट बहुत तेज़ी से आ रही होती है तो आपको लगता है कि बहुत तेज़ रोशनी है, फिर डिम हो जाती है, फिर तेज़ हो जाती है। तो जब लाइट ज़्यादा होती है तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ब्राइट स्टार है, और जैसे ही लाइट डिक्रीज़ होती है तो वो डिम दिखाई नहीं लगता है, जिसको हम समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि वो ट्विंकलिंग कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इसका कारण है। एक्सप्लेन वाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। अब स्टार ट्विंकल करते, प्लैनेट्स क्यों नहीं करते? तो प्लैनेट्स जो है वो हमारे से बहुत करीब है और बहुत बड़े साइज़ में है, जिसकी वजह से उनसे आने वाली लाइट जो है वो कांस्टेंट ही हमें नज़र आती है और वो ट्विंकल करते हुए नज़र नहीं आते। Planets become close to Earth appear larger in size. A planet can be considered as collection of large number of small sized objects. Twinkling effect of these objects cancel each other, so planets do not appear to be twinkle. Now, why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? अभी एस्ट्रोनॉट्स के साथ ऐसा क्यों होता है? तो हमें एक बात बता दें कि स्पेस से कहीं पर भी आप देखोगे तो आपको जो स्काई है या ऊपर का जो भी आसमान है वो हमेशा काला ही दिखाई देगा, आपको नीला नहीं दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि दिन के समय में हमारे यहाँ पर लाइट आती है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ब्लू कलर, क्योंकि वेवलेंथ कम होती है इसलिए ज़्यादा स्कैटर हो जाता है और आसमान, स्काई हमें ब्लू नज़र आने लगता है। लेकिन वहीं अगर आप बात करें एस्ट्रोनॉट्स की तो उनके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए स्कैटरिंग जैसा फिनोमेना लाइट का वहाँ नहीं होता और हमें आसमान हमेशा काला दिखाई देता है। सो at such huge height, due to the absence of atmosphere, no scattering of light take place, therefore sky appear dark. तो इस तरह से हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ योर बुक, सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक के क्लास 10th के हमने यहाँ पर एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चैप्टर का नाम था द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इससे रिलेटेड आपको अगर डिटेल वीडियो देखना है तो वो भी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसे भी एक बार जा करके ज़रूर चेक कीजिएगा। और इन सारे क्वेश्चन में कहीं पर भी कोई डाउट है, कोई भी कोई कन्फ्यूजन है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगी। तो मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।